हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 18 ठोस कचरा प्रबंधन। ये क्लास 6 की साइंस की बुक की एनालिसिस है। तो आप इससे पहले अध्याय 17 तक के वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के शेष वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। तो शुरू करते हैं। अंजलि और उत्कर्ष अपने दोस्तों के साथ पार्क में पिकनिक मनाने गए। साथ में घर से ले गए अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें और तरह तरह के खेलों का सामान। उन्हें पिकनिक में खूब मज़ा आया। खेल खेल में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। जब घर लौटने का समय हुआ तब सामान बटोरने लगे। तभी अंजलि की नज़र उन सब सामग्री पर पड़ी जो उन्होंने वहाँ फैलाई थी। कहीं पॉलीथीन बैग तो कहीं टॉफी के कागज, कहीं संतरे व अन्य फलों के छिलके तो कहीं सब्जियों के छिलके। ये सब देख करके अंजलि बोली, हमें ऐसे गंदगी फैलाकर नहीं जाना चाहिए। उत्कर्ष ने भी कहा, हाँ चलो तुम कूड़ादान ढूंढो, हम सब कूड़ा जमा करते हैं। सब बच्चे कूड़ा जमा करने लगे। इतने में अंजलि की आवाज़ आई, अरे ये क्या, यहाँ तो दो कूड़ादान है, एक हरा है और एक नीला है। कूड़ा किसमें डालें? तो कूड़ा किसमें डालें? हरे रंग का कूड़ा जिसमें फल सब्जी जैसी सड़ने वाली चीज़ों के अनुपयोगी भाग को जमा किया जाता है, और नीले कूड़े जिसमें बेकार प्लास्टिक तथा अन्य सड़ने वाली बेकार चीज़ों को फेंका जाता है। तो इससे पता ये चलता है जो हरा वाला कूड़ादान होता है उसमें हमें फल सब्जी जैसे चीज़ों को डाला जाता है, लेकिन नीले वाले में प्लास्टिक पन्नी और ऐसे चीज़ों को डाला जाता है। इतने में एक बुजुर्ग बच्चों के पास आए। वे पार्क में टहल रहे थे और उन्होंने बच्चों की बातचीत सुन ली थी। उन्होंने मुस्कुरा कर बताया कि उन्हें कूड़े को अलग अलग करके कूड़ेदानों में डालना चाहिए। हरा कूड़ेदान में जिस पर सड़ने वाले कूड़ा लिखा है उसे कूड़े के लिए उसका विघटन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा किए हो सकता है। ऐसे कूड़े के लिए कुछ उदाहरण जैसे फलों एवं सब्जियों के छिलके, कागज, गत्ता, लकड़ी के छीलन। नीला कूड़ेदान जिस पर नहीं सड़ने वाला लिखा है उसमें कूड़ा डालते हैं जिसका प्राकृतिक तरीके से अपघटन नहीं हो सकता, और अगर होता भी है तो बहुत ही धीरे धीरे, जैसे प्लास्टिक, धातु, कांच आदि। अंजलि, उत्कर्ष एवं अन्य बच्चों ने बुजुर्ग की मदद से कूड़ेदानों में अलग अलग कूड़ा डाला और अपने अपने घर चल दिए। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रतिदिन हमारे घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट कचरा कहाँ जाता है? घर से बाहर फेंके जाने के बाद उसका क्या होता है? यदि ये लगातार कई दिनों तक जमा होता रहे तो क्या होगा? ये हमें कैसे हानि पहुँचा सकता है? आइए सभी मिलकर के भिन्न भिन्न स्थानों से निकलने वाले बेकार सामग्रियों की सूची जरूर बनाएं। प्रायः हम देखते हैं कि इस बेकार सामग्री जैसे रसोई का कूड़ा, टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते, चप्पल, पॉलीथीन आदि को लोग जहां तहां फेंक देते हैं। इससे वातावरण दूषित हो जाता है। इस बेकार सामग्री से निम्नलिखित दुष्प्रभाव हो सकते हैं: वायु, जल एवं भूमि का प्रदूषण, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, वातावरण की सुंदरता नष्ट होना। आजकल पूरे देश के अधिकांश शहर और अब गांव भी कूड़े के निपटान की समस्या का सामना कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम कचरे को निपटाने के लिए ऐसे तरीके सोचें जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए एवं गांव शहर को भी साफ सुथरा रख सकें। कचरों में फेंकी जाने वाली चीज़ों में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका विघटन आसानी से हो जाता है, जिन्हें हम जैव विघटनीय पदार्थ कहते हैं। जैव विघटनीय पदार्थ हम किसे कहते हैं? तो जिनका विघटन आसानी से हो जाता है उन्हें जैव विघटनीय पदार्थ। वैसे पदार्थ जिनका विघटन प्राकृतिक तरीके से नहीं हो सकता या बहुत ही लंबे समय में होता है उन्हें जैव अविघटनीय पदार्थ कहते हैं। आइए
हम एक प्रयोग करके देखें कि कूड़े में पाई जाने वाली अलग अलग वस्तुओं के विघटन में कितना समय लगता है। क्रियाकलाप आवश्यक सामग्री। रसोई घर का कचरा जैसे फल एवं सब्जी के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ भोजन, चाय की पत्तियां, समाचार पत्र, कागज की थैलियां और सूखी पत्तियां, कपड़ों के टुकड़े, पॉलीथीन की थैली, टूटे कांच, एल्युमिनियम के रैपर्स, कीले, पुराने चप्पल, जूते, टूटे खिलौने, बड़े गमले, फावड़ा। स्कूल में खेल के मैदान में कोई ऐसी जगह ढूंढिए जहां बच्चे ना खेलते हों। इस जगह पर 4 अलग अलग गड्ढे फावड़े से खोदिए। गड्ढे करीब 1 फुट गहरे, 1 फुट लंबे, 1 फुट चौड़े होने चाहिए। अब इन गड्ढों में अलग अलग कचरे डालें, जैसे पहले गड्ढे में फल सब्जी के छिलके, बचा हुआ भोजन, पत्तियां इत्यादि। दूसरे गड्ढे में कांच, लोहे की कील, प्लास्टिक की थैलियां व ऐसी अन्य प्रकार बेकार चीजें। तीसरे गड्ढे में कागज की थैली, समाचार पत्र, कपड़ों के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े इत्यादि। तथा चौथे गड्ढे में टूटे खिलौने, रबड़, चमड़े के पुराने चप्पल, जूते आदि। अब सभी गड्ढों को मिट्टी से भर दीजिए और उनके ऊपर थोड़ा पानी छिड़क दीजिए। गड्ढों पर पहचान चिन्ह भी लगा दीजिए। 1 सप्ताह के बाद कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। कचरे का काला हो जाना तथा उसमें से दुर्गंध न आना यह दर्शाता है कि कचरा पूर्ण रूप से गल गया। इसे पुनः मिट्टी से ढक दीजिए। इसी प्रकार 1 सप्ताह के अंतर पर इनका अवलोकन करें और करके नोट कीजिए। पूर्णतया गलने वाले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, काफी हद तक गलने वाले, बहुत ही आंशिक रूप से गलने वाले। आपने अवलोकन के आधार पर तालिका को भरिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। जो कचरा गला या गल नहीं पाया उसे जलाना और फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें कुछ उपयोगी सामान को कबाड़ी खानों में भेज देना चाहिए। ऊपर के प्रयोग में यदि कचरा पूर्णतः गल गया हो तो उसे मिट्टी में मिला दीजिए जिसमें आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हों। अब देखिए पौधे में क्या परिवर्तन होते हैं। पौधों में इस प्रकार के परिवर्तन मिट्टी में मिलाए गए गले हुए कचरों के द्वारा आवश्यक पोषक तत्व की आपूर्ति में के कारण होता है। पूर्णतया गलने वाला कचरा परिवर्तित होकर खाद बनता है, इसे कंपोस्ट खाद कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को कंपोजिस्टिंग कहते हैं। प्लास्टिक हर तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक। आप बाजार से बहुत कुछ खरीद कर लाते हैं। आपने आसपास की वस्तुओं को देखिए, इनमें से प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं को तालिका में उनके उपयोग भी लिखिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लास्टिक हमारे जीवन में घुल मिल गया है। प्लास्टिक से हमें बहुत से फायदे तो हैं, पर इसकी वजह से हमें परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। क्या प्लास्टिक की वस्तु का उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं? फेंकने के बाद प्लास्टिक के कचरे का क्या होता है? प्लास्टिक की कई चीज़ों की उपयोगिता बहुत कम समय के लिए ही होती है और जल्द ही कूड़े में फेंक दी जाती है। ऐसी 10 प्लास्टिक की वस्तुओं के नाम लिखिए जो 1 हफ्ते से कम में ही अनुपयोगी हो जाती हैं। आप बाजार से सामान खरीदकर किस चीज़ में लाते हैं? आपने देखा होगा कि लोग प्रायः अपने घर के कचरे को पॉलीथीन की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले में घूमने वाले पशु भोजन को खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्रायः कचरे के साथ पॉलीथीन की थैली भी निगल जाते हैं। कभी कभी तो इसके कारण इनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानी पूर्वक फेंकी गई ये पॉलीथीन की थैलियां अक्सर नालों सीवर में पहुंच जाती हैं। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय नाले के जाम होने से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जमीन या मिट्टी में भी पॉलीथीन के जमा होने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि इस कारण मिट्टी से पानी की सही निकास नहीं हो पाता। पॉलीथीन से होने वाली इन हानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। समाज में इसका उपयोग कम से कम किया जाए, इसके लिए हम सभी को सहयोग आवश्यक है।
पॉलीथीन व प्लास्टिक के कम से कम उपयोग के लिए एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं कि प्लास्टिक व पॉलीथीन का उपयोग कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बाजार जाते समय घर से कपड़े अथवा सूट की थैली लेकर जाएं। दुकानदार से कोई चीज़ प्लास्टिक की थैली में न लें। उनको कहें कि वे कागज़ की थैलियों का इस्तेमाल करें। खाद्य पदार्थों को रखने के लिए प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग न करें। ऐसी चीज़ों का उपयोग न करें जो एक बार इस्तेमाल करके फेंक दी जाती हैं, जैसे प्लास्टिक के गिलास, बोतल, कप, प्लेट और चम्मच। उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की चीज़ों को इधर उधर न फेंकें। प्लास्टिक को कभी भी जलाएं नहीं, क्योंकि जलाने पर इनसे खतरनाक गैसें निकलती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। प्लास्टिक की थैलियों को सड़क और नालियों में न फेंकें। प्लास्टिक को कम से कम उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक करें। प्लास्टिक की बेकार चीज़ों को कबाड़ी वालों को बेच देना चाहिए ताकि प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सके। कचरा प्रबंधन के उपयोग। हम ये जानते हैं कि आजकल विभिन्न प्रकार के कचरे से काफ़ी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। यदि कचरे का सही निपटान करने के प्रति सतर्कता नहीं बढ़ती तो आने वाले समय में ये समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। इसीलिए इन कचरों को, जिसमें प्लास्टिक भी शामिल है, निपटारे के लिए 4 R सुझाए गए हैं। 4 R ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर एग्ज़ाम में ये आ जाता है, इसको क्रम से लगाने के लिए। तो आप इसे सही से देखेंगे और ज़रूरी रहे तो नोट्स में कंप्लीट में लिख भी सकते हैं। 4 R क्या हैं? तो R1 कहता है कि रिफ्यूज करना है, मना कीजिए, रिफ्यूज। फिर R2 है रिड्यूस करना, उपयोग कम करें। और R3 है रीयूज, उसका पुनः उपयोग करें। और R4 कहता है पुनः चक्रण या रिसाइकिल। तो रिफ्यूज, रिड्यूस और रीयूज और रिसाइकिल करना, ये इसके क्रम हैं। ये क्रम से लगाने के लिए एग्जाम में आता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर नोट करें। रिफ्यूज करना, फिर रिड्यूस करना, फिर रीयूज करना, फिर उसे हिंदी में मना कीजिए, फिर उपयोग कम, पुनः उपयोग, फिर उसका पुनर्चक्रण कीजिए। 4 R को जानें। 4 R का पहला है मना कीजिए, रिफ्यूज। प्लास्टिक की बनी थैलियों या सामान का अधिक उपयोग करना हमारे लिए हानिकारक है, अतः प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए सभी को मना करना चाहिए तथा ऐसी जागरूकता हेतु अभियान चलाना चाहिए। रिड्यूस या उपयोग को कम करें। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं जिसके बिना भी काम चलाया जा सकता, यानी जो बहुत ज़रूरी नहीं होती। जैसे जैसे हम अपनी ज़रूरतें बढ़ाते हैं वैसे वैसे कचरा भी बढ़ता चला जाता। जैसे दुकान में कमीज प्लास्टिक में ही रखी होती है। खरीद पर दुकानदार उसे एक अलग थैली में देता है। जब हम पहनने के लिए कमीज निकाल देते हैं तब दोनों थैलियों को फेंक देते हैं। हमें ध्यान भी नहीं रहता कि कमीज के फट जाने के कई साल बाद तक ये दोनों थैलियाँ कचरे का हिस्सा बनी रहेंगी। क्रियाकलाप। आइए ऐसी 10 चीज़ों की सूची बनाएं जो हम इस्तेमाल करते हैं पर उनका उपयोग को कम किया जा सकता है। हर एक के लिए उपयोग कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? चीज़ें खरीदते समय हम सोचें कि चीज़ हम खरीद रहे हैं इसके कारण पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है। अगर संभव हो तो ऐसी चीज़ें चुनें जो पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हो। मान लीजिए 2 अलग अलग पैकिंग में एक ही चीज़ है और उसकी मात्रा भी बराबर है, तो ऐसे में हमें कागज़ वाली पैकिंग चुननी चाहिए। तीसरा R है जिसका पुनः उपयोग, इसे हम रीयूज के। कुछ कचरा ऐसा होता है जिसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसी कुछ चीज़ों की सूची बनाएं जो आपने हाल ही में कूड़ेदान में फेंकी हो या कबाड़ी को बेची हो। आपस में चर्चा कीजिए कि उन चीज़ों को कैसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता। इस प्रकार चीज़ों को फेंकने के बजाय उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने से कचरे के निपटान में मदद हो सकती है। पुनः उपयोग लायक चीज़ों की सूची जरूर बनाएं।
पुनः उपयोग की संभावना बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसी चीज़ें खरीदें जिनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे पेन जिसमें रिफिल या स्याही डाली जा सके। हम एक ही थैली का बार बार इस्तेमाल करें। हम ऐसे कागज़ को जिसके एक तरफ लिखा या छपा हो पलटकर दूसरी तरफ रफ कार्य करने के लिए इस्तेमाल करें। घर में सामान रखने के लिए खाली शीशियों और डिब्बों का इस्तेमाल करें। और चौथा आर है रिसाइकिल या पुनःचक्रण। आपने कबाड़ी वाले को घरों से पुराने अखबार, शीशियाँ, प्लास्टिक, धातु से बनी टूटी फूटी और बेकार चीज़ें खरीदते देखा होगा। इन चीज़ों को वे ले जाकर बेचते हैं और कारखानों में उन चीज़ों को कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा नए रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसे पुनर्चक्रण कहते हैं। पुनर्चक्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसी चीज़ें खरीदें व इस्तेमाल करें जिनका उपयोग या जिनका पुनर्चक्रण हो सके। हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिनका पुनर्चक्रण से बनी, जिसे पुनर्चक्रण के द्वारा बनाया गया कागज। कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद रसोई और बगीचे से निकलने वाले कचरे का पुनर्चक्रण करने का सबसे अच्छा तरीका है। कंपोस्ट बनाने का अर्थ पौधों और जंतुओं के मृत शरीर और जैव विघटनीय पदार्थों का सूक्ष्म जीवों के द्वारा मिट्टी जैसे पदार्थ में बदलना। ये पदार्थ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और खाद के रूप में पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। इससे हम दो फायदे हैं, एक खाद मिल जाती है और दूसरे कचरे का भी निपटान हो जाता है। आपने बरसात में जमीन पर चलते हुए केचुए देखा होगा। इन केचुओं की सहायता से खाद प्राप्त किया जाता है। इसकी सहायता से बने खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अर्थात केचुए की सहायता से बनाई गई खाद कौन सी खाद कहलाती है? तो इसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अतः पौधों को कंपोस्ट खाद दे करके उनके मित्र बन सकते हैं। साथ ही कंपोस्ट खाद बना करके हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। साथ ही हमारे बहुत से धन की बचत भी होगी जो हम महंगे खाद खरीदने के लिए खर्च होती है। अतः कंपोस्ट खाद बनाना आम के आम गुठलियों के दाम जैसा हो जाएगा। तालिका नंबर 4 देखेंगे। तालिका 18.7 और 18.7 का और खा के अनुसार अपने घर के कूड़ेदान में पड़े कूड़े में से उन चीज़ों की सूची बनाएं जिन्हें कंपोस्ट खाद में बदला जा सकता है, जिन्हें कंपोस्ट खाद में नहीं बदला जा सकता है। हमने सीखा अपशिष्ट पदार्थों को जहां तहां फेंकने से वायु, जल, भूमि प्रदूषित होती है, वो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक हमारे जीवन में घुल मिल गया है, इसके लाभ कम एवं ज़्यादा हानियां सामने आ रही हैं। अतः प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। कचरा प्रबंधन के लिए हमें 4 R को मानना जरूरी है। पहला है रिफ्यूज करें, रिड्यूस करें, रीयूज करें, फिर उसका रिसाइकिल कर दें। मना कीजिए, उपयोग कम करें, पुनः उपयोग करें, फिर उसको हम पुनः चक्रण करें। मिट्टी को उपजाऊ बनाने एवं पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए कंपोस्ट खाद बनाने पर बल देना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट केचुए की सहायता से प्राप्त करना कचरे के निपटान की अति लाभकारी प्रक्रिया होती है। कचरे से जुगाड़ कीजिए। अभ्यास प्रश्न है ये हमारा। शेष आगे देखेंगे कि कबाड़ से जुगाड़ कीजिए। घर में ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो कबाड़ी वाले या रद्दी वाले को दे दी जाती हैं। क्या उन वस्तुओं से कुछ उपयोगी चीज़ें बन सकती हैं? अपने घर से फेंके जाने वाले सामान के बारे में सोचें, उस हिस्से को अलग करें जिससे आप कुछ बना सकते हैं। इस उपयोगी वस्तुएं बनाएं जिनका आप चित्र भी बना दीजिए। जुगाड़ के कुछ उदाहरण हैं: पुराने कपड़ों से बिछावन, पॉलीथीन थैलियों से टोकरी, पेंसिल के छीलन से कार्डों पर फूल, पुराने कागज, विवाह के निमंत्रण पत्रों से लिफाफे, पुष्टे व कागज आदि से खिलौने आप बना सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ेंगे और ये हमारा और लास्ट चैप्टर भी है और हम इसके आगे एक नया
एक नई बुक पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों हित मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।